हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता अपनी बहू को यहाँ वहाँ देख रही होती है, लेकिन उसकी बहू उसे कहीं भी नहीं मिलती। सरिता अपनी बहू पायल के कमरे में जाती है और उसे आवाज लगाकर बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है? मैं तुझे कब से यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ। सरिता की आवाज का उसे कोई जवाब नहीं मिलता और सरिता वहाँ से रसोई में जाती है और एक पानी की बोतल और एक कटोरी में नमकीन लेकर बैठ जाती है। अपनी अलमारी से एक शराब की बोतल निकालकर सरिता कहती है, लगता है बहू बाजार गई है सामान लेने। इसका मतलब यही है कि अब बहू आने में आराम से 1-2 घंटे तो लगने ही है, और अब तो मेरे पास यही मौका है बोतल खाली करने का। वैसे भी ऐसा लग रहा है मुझे कि कितने दिन हो गए हैं मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन आज तो मुंह लगाऊंगी। सरिता अपनी बहू को घर न पाकर शराब पीने लगती है और काफी मजे करती है। थोड़ी ही देर में सरिता की बहू छत पर से कपड़े उतार कर लाती है और अपनी सास की साड़ी को मोड़कर पायल अपनी सास के कमरे में लेकर जाती है और अपनी बहू को आते हुए देखकर सरिता शराब की बोतल छुपा देती है और खुद बिस्तर पर लेट जाती है। अपनी सास को ऐसे बिस्तर पर सोते हुए देखकर पायल कहती है, माँ जी, क्या हुआ आपको? वैसे तो आप दिन में कभी नहीं सोती, तो आज क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं बहू, वो अब थोड़ी उम्र हो रही है ना मेरी, तो बस थोड़ी थकान सी हो गई है और शरीर भी दुख रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम ही कर लेती हूँ। माँ जी, आपको इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो आपकी दवाई ले आते हैं, आराम हो जाएगा। मैं आपके लिए खाने में भी कुछ हल्का ही बना दूंगी। नहीं नहीं बहू, ये कोई परेशानी थोड़ी है, ये सब तो इस बुढ़ापे के लक्षण है। तू मेरी टेंशन मत ले बहू, तुझे और भी तो कितने सारे काम होंगे ना, तू वो कर ले, मेरा क्या है, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। माँ जी, आप बोल रही हो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो। माँ जी, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, दवाई ले आते हैं ना हम। बहू, मुझे झूठ बोलकर क्या मिल जाएगा? अब तू खुद बता, अगर मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती तो क्या मैं तुझसे ऐसे मना करती? नहीं ना, ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, तभी तो बोल रही हूँ कि तू मेरी चिंता मत कर। ठीक है माँ जी, आप बोल रही हैं तो मैं कुछ नहीं कहती। मैं बाहर काम कर रही हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत लगे तो आप मुझे आवाज दे दीजिएगा। ठीक है बहू, अब तू जाकर आराम कर ले, मेरी चिंता मत कर तू। सरिता अपनी बहू से झूठ बोल देती है और पायल भी कहीं न कहीं अपनी सास की बातों को सच मान लेती है और विश्वास कर लेती है। सरिता को पीने की आदत थी, ये बात अब तक पायल को नहीं पता थी। जब कभी भी सरिता पकड़ी जाने वाली होती तो वो हमेशा ही अपनी तबीयत खराब है का बहाना मार देती और अपनी बहू से बच जाती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सरिता काफी ज्यादा नशे में थी और उसकी तबीयत खराब है, ये वो बोलने लगती है कि तभी जल्दी से वो अपने पति को कॉल करके घर बुलाती है और कुछ देर बाद में मानव वहाँ आता है। जैसे ही मानव घर आता है, पायल उससे कहती है, मानव जी, माँ जी की काफी ज्यादा तबीयत खराब है, आँख तक नहीं खोल पा रही हैं वो, और उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। चलिए ना, जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत कमजोरी आ गई होगी और कुछ नहीं हुआ है माँ को। तुम एक काम करो, नींबू पानी बना दो, मैं माँ को नींबू पानी दे दूंगा, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ माँ जी की इतनी तबीयत खराब है और आप बोल रहे हैं कि नींबू पानी दे दे उन्हें? अरे मेरी माँ है वो, मैं अच्छे से जानता हूँ वो कैसे ठीक हो सकती है। तुम खामखा चिंता करे जा रही हो। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वहाँ माँ जी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और आपको तो जैसे उनकी कोई चिंता ही नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बता देंगे ना कि क्या हुआ है माँ जी को। तुम जाओ नींबू पानी बना कर ले आओ, मैं माँ के कमरे में जा रहा हूँ। मानव पायल को कुछ बोलने ही नहीं देता और अपनी माँ के कमरे में चला जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पायल नींबू पानी लेकर आती है। मानव अपनी माँ को नींबू पानी देता है। सरिता थोड़ी होश में आती है तो मानव पायल को कमरे से बाहर जाने को बोलता है। पायल के बाहर जाते ही मानव कहता है, माँ ये सब क्या है? मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ कि इतनी मत पिया करो, अब तो पायल को भी शक होने लगा है। देखो, आपकी पीने की आदत से ना मेरे और पायल के रिश्ते पर कोई फर्क आया ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा।
सुधर जाओ माँ, भगवान के लिए सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। बेटा, अब तू भी अपनी माँ को ही ताने देगा। तू तो जानता है ना मुझे कितना दुख है। मैं कोई अपने शौक के लिए थोड़ी पीती हूँ, वो तो बस अपना गम हल्का करने के लिए पी लेती हूँ। माँ ये बहाने बनाने तो आप रहने ही दो। इतने सालों से आपका गम ही खत्म नहीं हो रहा। मुझे तो इस बात का गम है कि आपको गम किस बात का है, आज तक मुझे ही समझ नहीं आया। मानव अपनी माँ को समझाने लगता है, लेकिन सरिता को अब भी अकल नहीं आती। ऐसे ही एक रात सबके सो जाने के बाद सरिता अपने घर की छत पर शराब की बोतल लेकर जाती है और पीने लगती है। पायल की जब आँख खुलती है तो वो पानी लेने जाती है, लेकिन उसे अपनी सास का कमरा खुला दिखता है और वहाँ अपनी सास को ना पाकर पायल हर जगह ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते वो छत पर जाती है तो अपनी सास को पीते हुए देखती है। ये देखकर पायल कहती है, माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं है क्या कि ये सेहत के लिए खराब है? बहुत जरूरी नहीं है कि जो सेहत के लिए अच्छा हो वो भी हमें सुकून दे, और पीने में जो सुकून है वो सेहत बनाने में नहीं है। ले, तू भी पी कर देख, तुझे भी अच्छा लगेगा। माँ जी, आप ये क्या बोले जा रही हैं? आपको ये सब कब से पसंद आने लगा? आपको संस्कारी सास से पियक्कड़ सास बनने का मन है क्या? चलिए मेरे साथ नीचे। दूर हट मुझसे। अब तू मुझे बताएगी, अपनी सास को बताएगी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चल जा यहाँ से, वरना मैं तुझे अभी घूंटी पिला दूंगी। माँ जी तो फुल नशे में है। अगर अभी मैंने इनसे कुछ कहा तो कोई फायदा नहीं होगा। इससे तो अच्छा यही है कि मैं इनका नशा उतरने का इंतजार करूं और तभी कुछ बोलूं। पायल को अपनी पियक्कड़ सास के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो फिर भी अपनी सास को कुछ ज्यादा नहीं बोलती। अगली सुबह अपनी सास के नशे में आने से पहले ही पायल अपनी सहेली मालिनी के साथ हाथ में शराब की बोतल लेकर यहाँ वहाँ नाच रही थी। नाचने की आवाज सुनकर वहाँ सरिता और मानव आते हैं और मानव कहता है, पायल ये सब क्या है? तुम्हारे हाथ में शराब की बोतल क्या कर रही है? ये वही बोतल है जो कल रात में माँ जी पी रही थी। माँ जी और मेरी पसंद काफी ज्यादा मिलती है। क्यों माँ जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? चीयर्स। चीयर्स। पायल, तेरी सास की पसंद तो मुझसे भी मिलती है। अब तो हम तीनों ही पैक बनाएंगे। देख लिया माँ, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। लोगों के घरों में तो मर्द पीते हैं, मेरे घर में तो औरतों ने ही बेड़ा गर्क किया हुआ है। पियक्कड़ सास की पियक्कड़ बहू। मुझसे गलती हो गई। मुझे तो लगा था कि मैं पी रही हूँ, इसे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तेरी हालत देखकर मुझे नशे में की गई हरकतें याद आ रही हैं। तो क्या हुआ माँ जी, अब तो एक दिन में 4-4 बोतल खत्म होंगी। मानव बेटा, मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन तू बस बहू और उसकी दोस्त का नशा उतरवा। जैसे ही सरिता इतना बोलती है कि तुरंत पायल बोल पड़ती है, बस माँ जी, अपनी पियक्कड़ सास को सुधारने के लिए ही मैंने ये नाटक किया। क्या मतलब नाटक? आंटी जी, कोई भी इंसान आसानी से थोड़ी सुधर सकता है। अब आपने खुद ही देख लिया है कि पीने के बाद इंसान कैसी हरकतें करता है, तो आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना। पायल और मालिनी के इस नाटक ने तो सच में सरिता को सुधार ही दिया था। मधुमती अपनी पड़ोसन के साथ सत्संग से लौट ही रही थी तो बाजार से दोनों आते हुए कुछ सब्जियां भी लेने लगती हैं। तभी अपनी पड़ोसन कमला के कहने पर मधुमती उसके साथ एक चाट के ठेले पर गोलगप्पे खाने के लिए रुक जाती है। दोनों गोलगप्पे खा ही रही होती हैं, तभी मधुमती की नजर उसकी बगल में खड़ी लड़की की तरफ पड़ती है, जिसने स्टाइलिश से कपड़े पहने थे, लेकिन वो सूखे गोलगप्पे को उसके पानी में चूर चूर करके खाने की जगह पी रही थी। ये देख मधुमती धीरे से कमला के कान में कहती है, अरे कमला, देख तो जरा इस लड़की को, गोलगप्पे को खाने की जगह पानी में मिलाकर पी रही है। कपड़ों से तो पढ़ी लिखी लगती है, लेकिन ये गोलगप्पे खाने का कौन सा तरीका है? कैसी लड़की है, कितने अजीब तरीके से खा रही है। आजकल की लड़कियां भी ना पता नहीं कितनी अजीब अजीब हरकतें करती हैं। छोड़ ना, हमें क्या, जैसे मर्जी खाए। उस लड़की को यूं अजीब तरीके से गोलगप्पा खाता देख मधुमती मुंह बनाने लगती है, तो उनकी बातों से बेखबर वो लड़की मजे से अपने गोलगप्पों का आनंद उठा रही होती है। कुछ देर बाद मधुमती और उसकी पड़ोसन
अपने अपने घर पहुंचती हैं। तभी मधुमती का बेटा साहिल उसे देखकर कहता है, माँ तुम आ गई। नहीं, मैं कहाँ आई, मैं तो अभी नुक्कड़ पर ही रिक्शे में झूल रही हूँ। माँ तुम भी ना। अच्छा छोड़ो, पता भी है मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रहा था। मुझे आपसे कुछ कहना है। लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं सुनना। अरे थक गई हूँ मैं, थोड़ा आराम करने दे, शाम को बात करेंगे। नहीं ना माँ, देखो अभी नहीं कह पाया तो कभी नहीं कह पाऊंगा, फिर आप अफसोस करोगी कि मैंने कहा क्यों नहीं। ये तो मुझे धमकी दे रहा है या अपनी बात सुनाने के लिए मना रहा है? हाँ तो सुनो ना माँ, मैंने आपके लिए बहू पसंद कर ली है। प्याली नाम है उसका। कौन सी थाली? थाली नहीं माँ, प्याली। प्याली है तो दोनों बर्तन ही, प्याली। और ये कैसा अजीब सा नाम है। तूने लड़की पसंद की है या चाय पीने वाली प्याली? ऐसा अजीब सा नाम किसी लड़की का होता है क्या? अरे माँ, नाम में क्या रखा है। आप एक बार लड़की से मिल लो, आपको वो खुद ही पसंद आ जाएगी। प्लीज माँ प्लीज। साहिल के इतना कहने पर मधुमती उसे हाँ कर ही देती है और कुछ दिनों बाद अपने बेटे का रिश्ता लेकर लड़की के घर पहुंचती है। और घर को बाहर से देखते ही वो अपने बेटे से कहती है, बेटा ये लड़की के घर ले जाने की जगह तो मुझे ये टूटे कच्चे मकान के सामने क्यों ले आया? माँ यही तो प्याली का घर है। वो क्या है ना, उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है ना। सीधा बोलना कि गरीब है। ये अंग्रेजी में कहने से क्या मेरे बात पल्ले नहीं पड़ेगी? माँ अभी अपना मूड मत बिगाड़ो, चलो ना, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तभी दोनों अंदर आते हैं और प्याली की माँ उनकी अच्छे से आओ भगत करती है। बातचीत चल ही रही होती है कि तभी अचानक मधुमती के सामने चाय की ट्रे आती है। वो अपना चेहरा ऊपर कर जैसे ही सामने देखती है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही अजीब तरह से गोलगप्पे खाने वाली लड़की होती है। तभी मधुमती कहती है, तू यहाँ? हाँ, अभी ये मेरा घर है तो मैं यही रहूंगी ना। अब समझी मैं, ये अजीब सा नाम क्यों है तेरा? अरे अजीब लोगों का नाम तो अजीब ही होगा ना। नलायक, तुझे भी प्यार करने के लिए अजीब लड़की ही मिली थी। अरे आप मेरी बेटी को पहले से ही जानती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर सास बहू की अच्छी बनेगी। अरे अच्छी तो तब बनेगी ना जब मैं इसकी सास बनूंगी। मुझे ये रिश्ता नहीं है मंजूर। अरे पर क्यों? देखिए, मैं और साहिल एक दूसरे को पसंद करते हैं और अगर आपने हमारी शादी नहीं कराई तो मैं आपके हाथ की नस काट दूंगी। देखा देखा कैसी अजीब लड़की है, अपनी जगह मेरे हाथ की नस काटने की बात कर रही है। जिसे आप अजीब कह रही है ना, उसे चालाकी कहती हूँ मैं पागल थोड़ी हूँ जो खुद को नुकसान पहुँचाऊंगी। वही तो, पागल नहीं अजीब है, साथ ही गरीब भी, इसलिए मुझे ऐसी अजीब गरीब बहू नहीं चाहिए। इतना कहकर मधुमती वहाँ से जाने लगती है। तभी साहिल उसके पैरों में पड़ जाता है और प्याली से शादी ना होने पर घर छोड़ने की बात करता है। जिसके बाद प्याली की माँ भी मधुमती को बहुत समझाती है और मधुमती को आखिरकार इस रिश्ते के लिए जबरदस्ती राजी होना ही पड़ता है। कुछ समय बाद प्याली और साहिल शादी के रिश्ते में बन जाते हैं और प्याली अपने ससुराल आ जाती है। सुबह के समय जब मधुमती माचिस लेने रसोई में जाती है तो देखती है कि प्याली रसोई की स्लैब पर बैठकर रोटियां सेक रही होती है। ये देख मधुमती अपना सर पकड़कर कहती है, ए अजीब प्राणी, ये कौन से स्टाइल से रोटी बना रही है तू? ऊपर क्यों बैठी है नालायक? सासू माँ, खड़े खड़े मेरे पैर दर्द हो रहे थे और मायके में नीचे बैठकर खाना खाने की आदत थी, ना चूल्हा था वहाँ पर, तो बस जहाँ जगह मिली बैठ गई। बहू तो खाना खाने नहीं बैठी, बनाने बैठी है। ये जगह बैठने के लिए नहीं, सामान रखने के लिए होती है। सासू माँ, अभी क्या ही फर्क पड़ता है इस पर सामान बैठे या मैं? आपको सिर्फ काम से मतलब है ना। रोटियां तो सिक रही हैं, आपको और क्या चाहिए? तेरी इन अजीब हरकतों से छुटकारा चाहिए, कब मिलेगा? उसका तो पता नहीं, फिलहाल आप चाय पी लीजिए। वैसे आप रसोई में किसी काम से आई थी? हाय दैया, आई तो काम से ही थी पर आकर भूल ही गई, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। अरे हाँ, माचिस लेने आई थी। तभी फ्रिज पर पड़ी हुई माचिस लेकर मधुमती प्याली को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और मधुमती को अपनी अजीबोगरीब बहू की बहुत सी अजीबोगरीब हरकतें देखने को मिलती हैं। एक रोज पड़ोसन कमला दूध लेकर दुकान से घर आ रही होती है। तभी वो देखती है कि मधुमती की अजीब गरीब बहू
गमले की मिट्टी डालकर सड़क के बीच बने छोटे से गड्ढे को भर रही होती है। तभी वो उससे कहती है, अरे ओ प्याली, क्यों कर रही है गमले से मिट्टी खाली? ये रोड पर गड्ढा बन गया है ना, उसी को भर रही हूँ। गड्ढे में पैर वैर फंसकर किसी को मोच आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। कल वो कलवा है ना, वो गलती से इसी गड्ढे में उसका पैर चला गया था, धड़ाम से गिर गया। क्या ही बताऊं। अरे तो तू क्यों चिंता कर रही है? गड्ढा तो रोड पर है, तेरे घर के आंगन में थोड़ी ना। कमला बोल ही रही होती है कि तभी बाजार जाने के लिए मधुमती बाहर आती है और अपने बगीचे के खाली गमलों को देखकर कहती है, ये सब क्या है? ओ प्याली, ये गमलों की ऐसी हालत किसने कर डाली? तेरी इस अजीब गरीब बहू ने। मधुमती देख, रोड का गड्ढा भरने के लिए गमले से सारी मिट्टी निकाल दी तेरी बहू ने। अरे ओ गरीब, ये गमलों की मिट्टी क्या तू कहीं से खोद कर लाई थी जो इस तरह नाश कर रही है? सासू माँ, आप कमला आंटी की बातों में मत आओ। कमला जी को तो बस खाली गमले दिखे, लेकिन ये मिट्टी से भरे हुए गड्ढे नहीं दिखे। सासू माँ, गमले में मिट्टी तो कहीं और से भी लाकर डाल दूंगी, लेकिन कल को अगर उस गड्ढे में किसी का पैर चला जाता तो? अरे बहू, तो रोड का गड्ढा भरने के लिए अपने बगीचों के गमले की मिट्टी का नाश करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? कैसी अजीब हरकतें करती है। सासू माँ, जब कोई आदमी कुछ अलग करता है ना, तो लोग उसे अजीब या फिर पागल ही कहते हैं, पर मुझे अपना ये अजीबपन बहुत पसंद है। खैर, मेरे हाथ काफी गंदे हो गए हैं, मैं धोकर आती हूँ। प्याली अंदर चली जाती है और दोनों उसे घूरती ही रह जाती हैं। तभी उसी भरे हुए गड्ढे से एक बाइक गुजरती है तो उन्हें समझ आता है कि अगर प्याली वो गड्ढा नहीं भरती तो शायद बाइक इतनी आराम से वहाँ से नहीं गुजर पाती। अगले दिन सोसाइटी वेलफेयर ऑफिस के कुछ लोग मधुमती के घर आते हैं और उसकी बहू के किए गए गड्ढा भरने के काम की तारीफ करते हुए कहते हैं, देखिए, जहाँ बाकी लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वहाँ आपकी बहू ने रोड के खुदे गड्ढों को भरने का काम किया, क्योंकि इसकी वजह से कई लोगों को दिक्कत होती थी और हमने भी सरकारी दफ्तर में इसके लिए अर्जी डाली थी। लेकिन आपकी बहू ने इस गड्ढे को खुद भरकर ये बताया कि इंतजार करने से अच्छा है खुद काम हो सके तो कर लिया जाए। वैसे मुझे नहीं पता था, इतना जरूरी काम कर दिया इसने गड्ढा भरकर। बहू, बहुत सही किया तूने। क्या क्या कहा सासू माँ आपने? अजीब किया मैंने? नहीं पगली, सही किया। इस तरह पहली बार मधुमती अपनी अजीबोगरीब बहू की तारीफ करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।